हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स से चैप्टर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19 ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स में हम अभी तक पढ़ रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि क्या किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है या उस कंट्री की इनकम बढ़ती है तो उधर के जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। फिर दूसरा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा था। तो क्या पर कैपिटा इनकम ये हमको गारंटी देता है कि उस कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन है? तो ये सारी चीजें हम इधर पर देखेंगे। तो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पर ही फोकस करता है कि उनको स्किलफुल बनाने के लिए क्या क्या चीजें की जाती हैं। नाउ चेंजेस रूल ऑफ लाइफ, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो वैसे ही नहीं रहते, फिर बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस रूल ऑफ लाइफ एंड इन्फेंट ग्रो स्लोली इनटू एन एडल्ट। ये जो फेज है प्रिमिटिव मैन से आज का जो फेज है, हमारी आज की लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। प्रिमिटिव मैन में तो वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जीते थे और उसके अलावा उनका कोई भी दूसरा गोल नहीं था। आज जो सोशल सिस्टम है और इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि जो सोसाइटी है हमारी और जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है और कॉम्प्लिकेटेड भी है पहले से। इकोनॉमिक्स विच डेवलप टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस हैज स्टार्टेड बिकमिंग अ स्क्रिप्चर ऑफ फिजिकल वेलबींग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन 60-70 ईयर्स। देखो, ये जो इकोनॉमिक्स है ये क्यों आया था? सिर्फ यही जानने के लिए आया था ना कि एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फिर कंजम्पशन कितना है, इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है। लेकिन यही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम देखने लगे। वरना इकोनॉमिक्स का जो जन्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए हुआ था, यानी कि कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, देन प्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन पिछले 60-70 ईयर्स में हम इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी लेकर आए हैं। देन a lot of difference is there in the quality of life of people in different countries। हर एक कंट्रीज के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है बहुत ही अलग है। डेवलप कंट्रीज में आपको अलग लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी, डेवलपिंग में अलग। नॉट ओनली बिटवीन, अच्छा अब ये जो डिफरेंस है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ का, ये सिर्फ दो कंट्रीज में नहीं, दो रीजन में भी देखने को मिलता है। यानी कि आप इंडिया ही ले लो तो इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है और कुछ बिल्कुल डेवलप नहीं है। तो जो डिफरेंस है वो आपको दो रीजन एक ही कंट्री में भी अलग देखने को मिलेगा। इन ऑर्डर टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर इज नीड टू सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारनी है तो सबसे पहले तो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। उसके बाद फिर सारी चीजें आती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, है ना। अगर यही नहीं होगा तो बाकी का कोई मतलब ही नहीं। तो बेसिक, एकदम बेसिक की बात करें तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसके बाद आता है एजुकेशन, हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। नाउ इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिया इन HDI। अब HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, this term is often used by agencies of media, political leaders, different institution and government। ये सारे लोग वोट के लिए या अपनी पॉलिसीज को ज्यादा अच्छा बताने के लिए इस टर्म का यूज करते हैं। The term human development is used for expansion of human capacities, prevalence of preferences, development of freedom and human right। यानी कि human capacities, देखो इतने सारे यंगस्टर्स हमारे इंडिया में, हमको पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यंगस्टर्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर इन यंगस्टर्स को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक एसेट बन सकते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है कि ह्यूमन की कैपेसिटीज को बढ़ाना। प्रिविलेंस ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि जबरदस्ती सबको एक ही फील्ड में नहीं घुसाना है, जिसको जहां इंटरेस्ट है उसको उसी की फील्ड में आगे बढ़ने का मौका देना। डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम टू चूज एनी फील्ड। देन ह्यूमन राइट, और जो ह्यूमन राइट है उनका सही इस्तेमाल करना, जैसे राइट टू एजुकेशन की मेन तो यहाँ बात हो रही है। ओके, देन ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स इंडिकेशन ऑफ मैनी अदर थिंग्स अदर देन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। अब ह्यूमन डेवलपमेंट से हमको काफी सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे ह्यूमन की कैपेसिटीज क्या है, वो किस एक्सटेंट तक हम उनको खींच सकते हैं। ओके, नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। अब आपको ये UNDP ने डेफिनेशन दी है इसलिए याद रखनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विसेज। ह्यूमन एस्पिरेशंस यानी कि जब हम एक ह्यूमन को स्किलफुल बनाते हैं तो उसके एस्पिरेशन बढ़ जाते हैं, उसके सामने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं और उनको सारे
असेंशियल सब्सिस्टेंस यानी कि वो जो असेंशियल नीड्स है वो हमको पूरी करनी है, जिसकी वजह से वो अपने एस्पिरेशन को एक्सटेंड कर सके। ये डेफिनेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट की यूएनडीपी के द्वारा। क्या है यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मैन सेंट्रिक एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। पूरा मैन सेंट्रिक है, यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि कितनी इनकम क्रिएट हो रही है, ठीक है, ग्रोथ कितना, ये नहीं, सिर्फ ह्यूमन पर फोकस रहता है कि हमको इनको स्किलफुल बनाना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू क्रिएट सेम कंडीशन फॉर एवरीबॉडीज लाइफ सो दैट पीपल में लीड सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव लाइफ। अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि डिस्पैरिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई उठ के सुबह सुबह बेड टी पी रहा है तो किसी को टेंशन है कि आज 2 वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको हटाना और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। पहले ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे जज करते थे? किसी एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा होगा उस हिसाब से हम ह्यूमन डेवलप का भी बता देते, पर ऐसा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट में काफी सारी चीजें आती हैं जो नेग्लेक्ट हो जाती है इसमें, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वाज कंसिडर्ड एज द ओनली मेजर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये हमने पहले भी देखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का जो आइडियल तरीका है वो है पर कैपिटा इनकम से कंपेयर कर लेना कंट्रीज को। लेकिन क्या पर कैपिटा इनकम हमको एक्चुअल ह्यूमन के बारे में बताता है? क्या इससे, जैसे पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का बहुत ज्यादा हो तो क्या ये गारंटी है कि वहाँ के हर सिटीजन की जो लाइफस्टाइल है वो उस जैसी होगी? इसलिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आइडियल मेजर नहीं है। इसकी वजह से क्या करते हैं, सारी कंट्रीज अपना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बढ़ाने के पीछे ही लगे हैं, ह्यूमन के पीछे कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के पीछे काम किया जा रहा है। ओके, Then, however, despite achieving economic success, there was no change in lifestyle. मान लो आज हमारी इकोनॉमी 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन जो पॉवर्टी का रेट है वो पहले भी उतनी था, आज भी उतनी है, तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? ठीक है, Thus, it would be incorrect to believe that, इसलिए ये मानना एकदम गलत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जान सकते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इनकम। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है, बट उस इनकम को किस तरीके से सिटीजन्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उससे रिलेटेड है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या क्या चीजें इसमें आती है? सो इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन और एम्पावरमेंट। अगेन, क्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन और एम्पावरमेंट। It is therefore getting opportunity to lead a successful and creative life according to one own taste। देखो यहाँ पर तुमको पूरा फ्रीडम दिया जा रहा है कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप आगे जाओ, अपने हिसाब से आपको अपना ऑक्यूपेशन चुनना है। आपकी इंटरेस्ट क्या है, स्किल, इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटीज, अपने हिसाब से अपने फील्ड पर आगे जाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से मिलती है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट, ability of human being to lead successful and creative life as per their own, okay, ये repeat हुआ है। Then creation of human capabilities, securing equality in getting an opportunity to select in various field। अब अगर आप बहुत skilled हैं पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में, लेकिन उससे रिलेटेड आपको कुछ जॉब ही नहीं मिल रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है, तो आपकी उस स्किल का कोई काम नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिले। Then man living healthy, fine, fit and long life। सबसे पहले तो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ सही रहेगी तो ही जाके आप इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Acquiring knowledge through information and education, getting opportunity for monetary benefit। और देखो ऐसे तो कोई काम नहीं करता है ना, पेट तो सबको भरना है, फैमिली सबकी होती है, तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके सामने मॉनेटरी बेनिफिट मिलना जरूरी है। Natural resources should be available all to improve living standard। और natural resources यानी कि एयर, क्लीन वाटर, ये तो बेसिक नीड है और ये सबको मिलनी चाहिए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाए। फिर अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफ, रिमूवल ऑफ स्क्वालर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशन। स्क्वालर यानी कि होता है एकदम डर्टी एरिया, जैसे स्लम एरियाज होते हैं ना, बहुत ही गंदे होते हैं, वो उसको हटाना और हेल्थ रिलेटेड कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाना। देखो जितने डर्टी एरिया में रहोगे तो डिसीज अपने आप आ जाएंगी। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, यूटिलाइजिंग ह्यूमन राइट्स, और जो तुम्हारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका सही इस्तेमाल करना। ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, ओके, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो यूज इट। हर एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना हम पे डिपेंड करता है। जैसे राइट टू एजुकेशन, उसमें चाहे कितना ही बड़ा स्कूल हो, लेकिन गवर्नमेंट ने सब स्कूलों को ये कहा है कि कुछ % जो है वो BPL के बच्चे होने
नहीं चाहिए, है ना। पर ये इन्फॉर्मेशन अगर उन लोगों के पास होगी नहीं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी है ऐसी अच्छे स्कूल में पढ़ने की, तो फिर उनको ये फ़ायदा मिलेगा ही नहीं। इसलिए ह्यूमन राइट्स अगर हैं तो उनका सही इस्तेमाल आपको करना है। दिस इज ऑल इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ अब हम देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया है तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स लिए जाते हैं किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज प्रोपाउंडेड बाय नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन जिनका नाम है अमात्य सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन जिनका नाम है अमात्य सेन। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? तो 1990 में, याद रखना। सिंस देन, उसके बाद से यूएनडीपी के अंदर हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। किसके अंदर? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। A worldwide analysis is presented on the basis of development of different nation in various dimensions. Dimension यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं इसके अंदर, फिर HDI इंडेक्स निकाला जाता है और फिर सब कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। हम इसमें करेंगे भी, ठीक है। ये देखो UNDP, ये इनका सिंबल है। Now, the idea of Human Development Index was presented in the first report of Human Development. UNDP ने जो पहली रिपोर्ट अपनी पब्लिश की थी उसमें इन्होंने 3 डायमेंशन के बारे में बात की थी। पहला है कि हम देखेंगे उस कंट्री में एवरेज एज से हमको हेल्थ का पता चलता है, हेल्थ स्ट्रक्चर का पता चलता है। दूसरा नॉलेज, और तीसरा उन सबका लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या है। तो जब पहली बार रिपोर्ट पब्लिश की थी तो ये 3 डायमेंशन लिए थे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ एनी नेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 3 डायमेंशन। अब इनके ही बेसिस पे सारे कंट्रीज का HDI कैलकुलेट होता है। 2009 तक तो ये चला, उसके बाद 2010 में ये 3 चीजें चेंज कर दी, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये लिखना है। सबसे पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, LEI। किसी भी नेशन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है आफ्टर द बर्थ, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी, यानी कि कितना उसका लाइफ हो सकता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इन्फेंट, प्रिडिक्टिंग फॉर दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल दैट इन्फेंट विल सर्वाइव इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक बच्चा पैदा होने के बाद कितना सर्वाइव कर सकता है उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसके लिए हाईएस्ट था 83.6 ईयर्स। हाईएस्ट कितना एक्सपेक्टेड था? 83.6 ईयर, और लोएस्ट था 20 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स। अब इसमें इंडिया की क्या सिचुएशन है? तो 2015 में जो HDI आया था उसके हिसाब से इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 ईयर्स। गॉट इट? कितनी है? 68 ईयर्स, ये याद रखना है। फिर जो सेकंड डायमेंशन है एजुकेशन इंडेक्स यानी कि EI। अब इट्स 2 सब डिवीजन, अब इसको 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन आपको पता है एवरेज, तो जो एडल्ट है वो अपने लाइफ में, एडल्ट तक की लाइफ में कितने साल स्कूल जाता है, तो वो उसका एवरेज होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। डेफिनेशन देखो, इट इज द ईयर्स स्पेंड इन द स्कूल बाय एन एडल्ट टिल द एज ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 25 ईयर्स। तो 25 साल तक एक बच्चा कितना स्कूल जाता है उसका एवरेज होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसमें हाईएस्ट सेट किया गया था 13.5 ईयर्स और लोएस्ट था 0 ईयर्स, गया ही नहीं, हैज बीन डिसाइडेड। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट, अब ये तो डिसाइडेड है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब इंडिया का आया 2015 में, तो इंडिया का मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग निकला 5.4 ईयर्स। देखो होना कितना चाहिए? 13.3, और यह है कितना? 5.4, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो इससे ये पता चलता है कि एजुकेशन में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, है ना। जो लोग हैं, जो एडल्ट हैं, वो अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं करते। फिर दूसरा एक्सपेक्टेड यानी कि कितना स्कूल जा सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट ईयर्स एट अ चाइल्ड ऑफ 5 years विल स्पेंड इन स्कूल। तो जो 5 साल का बच्चा है वो अपने आने वाली लाइफ में कितने साल स्कूल में स्पेंड करेगा, वो एक्सपेक्टेशन बोलते हैं हम इसको EYS, जिसके लिए हाईएस्ट था 18 ईयर्स, लोएस्ट था 0 ईयर्स। तो इंडिया में जब रिपोर्ट निकली तो इंडिया का क्या निकला? 11.7 ईयर्स। ये चलो फिर भी ठीक है, लेकिन इसमें हम बहुत पीछे हैं, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। चलो, और तीसरा इंडेक्स है इनकम इंडेक्स। ठीक है, पहला क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, दूसरा था एजुकेशन इंडेक्स, और तीसरा है इनकम इंडेक्स या लाइफस्टाइल। सो फॉर डिटरमाइनिंग सबसिस्टेंस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा GDP इज रिप्लेस्ड बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है यहाँ बता देती हूँ।
GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, उसका टोटल करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा। अगर हम इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड कर देते हैं तो आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, बाहर की इनकम ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलो, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $5495 होनी चाहिए और पर कैपिटा जीडीपी $5238। For calculating per capita income, any of nation's income is calculated on the basis of currency of US state। अच्छा, अब जो यूएस डॉलर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं जब वो अपना जीडीपी निकालती हैं, जीएनपी निकालती हैं या पर कैपिटा निकालती हैं, तो वो क्या करती है, अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर देती है यूएस डॉलर में। कोई भी कंट्री हो, अपना जीडीपी निकालने के लिए वो अपनी इनकम को यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर देता है और इसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। किसी एक कंट्री की इनकम को इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर में बताना इज नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो इनकम इंडेक्स में क्या देखा जाता है, पर कैपिटा जीडीपी और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये दो चीजें याद रखना। नाउ थिंग्स टू नो में, अच्छा ये जो HDI है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज ना 0 से 1 ही होता है। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। 0 यानी कि बहुत ही उस कंट्री की कंडीशन खराब है और 1 यानी कि बेस्ट है। तो जितना इंडेक्स 1 के करीब होगा वो कंट्री की कंडीशन उतनी अच्छी होगी और जितना 0 के पास होगा उतनी कंडीशन खराब होगी। तो अब हमको यहाँ पर कुछ डेटा है, ये पूरा आपको 1 मार्कर्स के लिए याद रखना है। देखो, 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है, जिसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन HDI, सो 188 कंट्रीज। ओके, फिर क्या देके रखा है, 2015 की जो रिपोर्ट थी उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे, 2015 का डेटा है। इसमें 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, जो कि टेबल पहले आपको बता दूं, ये देखो 4 सेक्शन। पहला क्या है, जिस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, पहला है हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इसका रेंज 1 to 49 कंट्रीज ऐसी थी। दूसरा हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, तो 50 to 105 कंट्रीज इसमें आती हैं। फिर है मीडियम 106 to 143 और है लो ह्यूमन डेवलपमेंट, तो 144 to 188। अब आप इसमें देखो इंडिया कहाँ पर आता है, लिखा है, पहले तो यहाँ से देख लेते हैं। इधर पे देखो इंडिया की पोजीशन 130 है और उसका HDI 0.609 है, तो कहाँ पर आएगा, 130th पोजीशन है तो इसके अंदर आएगा, और 0.609, हाँ, तो इंडिया आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में, तीसरे नंबर पे आता है, जो 4 डिवीजन है ना उसके। क्लियर है इतना? चलो अब देख लेते हैं नॉर्वे। इस लिस्ट में टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने। कितना है उसका, 0.944 उसका HDI है। फिर सेकंड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसका 0.93 है HDI, और तीसरे नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। आपको ये ना याद रखना हो तो चलेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन याद रखनी है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड स्विट्जरलैंड। देन एशियन कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, ये 11th पोजीशन पे है, ये याद रखना है। फिर इंडिया का इंडेक्स तो याद रखना पड़ेगा 0.609, और इंडिया की जो पोजीशन है वो है 130th। नो डाउट डेटा 2014 का है, अब दोबारा जो रिपोर्ट आएगी उसमें चेंजेस हैं, लेकिन इस टाइम की बात करें तो इंडिया को इम्प्रूवमेंट, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इम्प्रूवमेंट की। ओके, 188 में से इंडिया की 130th पोजीशन है। इन दिस रिपोर्ट नाइजर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे नीचे कौन है, तो नाइजर इज एट द बॉटम, जिसका सिर्फ और सिर्फ 0.348 HDI निकला है। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 11th इंडिया और नाइजर, इतना हो गया अपना 1 मार्कर्स के लिए। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया वाज 0.42 इन द ईयर 1990। देखो हाँ, अब यहाँ पे ना इंप्रूवमेंट बता रहा है। मान लो 2014 के हिसाब से 130 है, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया ने इंप्रूवमेंट किया, तो ये इंडेक्स बताएगा। 1990 0.4 समथिंग, फिर 2000 में 0.49 हुआ, फिर 2010 में 0.5, फिर 2014 0.604 और 2015 में 0.609। तो यहाँ से हमको इतना तो पता चल गया कि इंडिया में हमको प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है।
क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे नेबरिंग कंट्रीज को और इंडिया को। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया से आगे हैं नेबरिंग कंट्रीज और कौन कौन सी कंट्रीज इंडिया से पीछे हैं। इंडिया कहाँ है सबसे पहले, तो ये रहा। अब कंपेयर करेंगे, ठीक है। इंडिया के आगे श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स। इंडिया से अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स। डन। अब इंडिया से खराब परफॉर्मेंस किसका है, तो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान। याद रखना है आपको, क्योंकि पूरा का पूरा जैसे ये 3 आगे है ना, तो इसमें कोई भी चेंज कर दिया जाएगा और ऑप्शंस देके रखे होंगे, तो पूरा याद करना है। तो श्रीलंका, चाइना, मालदीव्स बेटर देन इंडिया, और इंडिया से खराब परफॉर्मेंस है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान। डन। चलो नेक्स्ट कंपैरिजन किया है, जो कि हमने पढ़ लिया है, वही है यहाँ पर 2014 का है ये। ओके, फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, देन स्विट्जरलैंड, फोर्थ डेनमार्क, फिफ्थ नीदरलैंड। ये भी याद रख लेना, पहले 5 हो गए और 130 पे हमारा इंडिया है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि इंडिया में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही हैं, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड विथ मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। और चैलेंजेस कम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जब भी आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो ये 3। हमको स्पेसिफिकली इन 3 एरियाज पे फोकस करना है, हेल्थ, सेक्स रेशियो और विमेन एम्पावरमेंट। अब एक एक करके इन सारे टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आता है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। सो हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट। हेल्थ नहीं है तो फिर आगे कुछ भी नहीं। In order to make an individual's family and social life great, it is very essential that a person should be healthy. अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ अच्छी बनानी है तो सबसे पहले हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, अटेंशन हैज बीन फोकस ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉमन डिसीजेस, माल न्यूट्रिशन, हैंडीकैप, कंटेजियस डिसीजेज यानी कि जो आसानी से फैल जाती हैं, लाइक एड्स, मेंटल डिसऑर्डर एंड मैटर रिलेटेड टू इट। इंडिया मतलब डेवलपिंग कंट्री में ये सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखे जाते हैं, तो इस पर हम फोकस करेंगे। Expenditure on health is not only for improving quality of life, but it also an investment in human resource. जो हेल्थ के पीछे कंट्री खर्चा करती है वो सिर्फ और सिर्फ एक खर्चा, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए खर्चा नहीं है। अगर वो जो ह्यूमन है वो हेल्दी रहेंगे तो वो और अच्छे से कंट्री में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव हो ही रही है, लेकिन एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट भी है ह्यूमन रिसोर्स में। ओके, चलो। इंडिया हैज बीन मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ हेल्थ। वी हैव, क्योंकि हमने बहुत सारे डिसीजेस को इरेडिकेट कर दिया, खत्म कर दिया इंडिया से, वो हमें यहाँ पर देखेंगे अभी। जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया, तो पोलियो के लिए कौन सी दवा दी जाती है, OPV वैक्सीनेशन, 2 बूंद जिंदगी के, ऐसे करके ऐड भी आती थी टीवी में। पोलियो के लिए कौन सी है, OPV, याद रखना। टीबी के लिए कौन सी है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG, फिर हेपेटाइटिस B, फिर DPT यानी कि डिप्थेरिया, पर्टिसिस एंड टिटनेस, फिर मीजल्स, MMR और टाइफाइड। ये सारे ऐसे डिसीजेज हैं जिसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किए गए हैं, ताकि छोटे में ही जो टीकाकरण जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाए तो ये डिसीजेज नहीं होती हैं। फिर अ कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट डेफिशिएंसी ऑफ। अब डेफिशिएंसी के खिलाफ भी कैंपेन शुरू किया गया था कि जिन जिन लोगों में इन सबकी डेफिशिएंसी पाई जाएगी उसको हमको हटाना है, कवर करना है इन डेफिशिएंसी को। कौन सी डेफिशिएंसी, तो आयोडीन, विटामिन और आयरन। क्लियर, आयोडीन, विटामिन और आयरन की डेफिशिएंसी को कम किया गया। और इंपॉर्टेंट है कि प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी जैसी बीमारियों को हमने इंडिया से खत्म कर दिया है। प्लेग चूहे से फैलता है, अगर आपको पता हो। देखो ये फ्ली है, फ्ली ने चूहे को काटा, उसके बाद फिर जो फ्ली है वो इंसान को काटेगी और फिर इसके थ्रू वो जो फ्ली बाइट के थ्रू वो इंसान में बीमारी फैल जाती है, ये प्लेग। ठीक है, स्मॉल पॉक्स तो आपको पता है। लेप्रोसी ये स्किन डिसीजेज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, तो ये सारी डिसीजेज इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी हैं। डिसीजेज लाइक मीजल, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिसीजेज एक्सेट्रा हैव कंट्रोल। खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम इन सब के लिए इलाज लेकर आ चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है। पहले तो टीबी जिसको होता था तो कैंसर जैसी बीमारी थी, नहीं बचता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर टीबी हुआ है तो वो क्योरेबल है। एज अ रिजल्ट मैन इज लीडिंग अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। तो इन सब चीज़ों की वजह से, यानी कि हेल्थ पर एक्सपेंडिचर कंट्री ने किया, तो हमको उसका असर सीधा ह्यूमन लाइफ पर देखने को मिला।
ओके चलो नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स और सोशल साइंस। इस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज जिससे आप अपना टेस्ट ले सकते हैं, देन हैंड रिटन नोट्स, ये भी आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया जाएगा, और 24/7 डाउट सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमको ऐप में मैसेज करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन दोनों सब्जेक्ट के, मैं यहाँ पर आपको मैथ्स और सोशल साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो दोनों ही सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, उसके साथ साथ गाला पेपर सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चंस, दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चन, ये 3 चीजें भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। तो आज ही आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। एंड्रॉइड में आप UGT सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर में आ जाएगा, और अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर में आप माई इंस्टीट्यूट करके सर्च करेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी। ओके, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। Waterborne diseases and malnutrition have raised problem for people। अब waterborne diseases कौन सी होती हैं, जैसे कि कॉलेरा हो गया, बॉटुलिज्म, डायरिया, ठीक है, फिर टाइफाइड फीवर, ये सारी waterborne diseases होती हैं। As the ladies, children and poor people are not getting nutritious food, तो ये जो लोग हैं nutritious food नहीं मिलता तो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। Suffering from lack of nutrition, basic minerals, many vitamins and protein की कमी होती है इनमें। The development has either stopped or the development इज इनकम्प्लीट, या तो इनका डेवलपमेंट ही बंद हो चुका है या अगर हुआ है तो वो पूरा नहीं हुआ है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया। एंड पॉइजनस गैसेस are another challenge in our daily life। increasing urbanization, अब गांव से लोग शहर आ रहे हैं जॉब की पर्पस के लिए, लेकिन फिर भी उनको यहाँ उनके लायक जॉब नहीं मिलती, तो अर्बन में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। सो क्राउडेड हैबिटेट्स, जो शहर हैं वो बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, एंड दिस इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम फॉर न्यूली रेज्ड हेल्थ फैसिलिटी। और यहाँ पर अगर देखो क्या है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो अर्बन लोगों के हिसाब से होती हैं, लेकिन जब यही गांव के लोग शहर आ जाते हैं तो ओवर क्राउडेड की वजह से हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी अफेक्ट पड़ता है। इन ऑर्डर टू फेस न्यू चैलेंजेस इट हैज़ बिकम एस्पेशली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन हेल्थ एजेंडा एंड चेंजेस टू बी डन रिपोजिटरी। यानी कि जैसे जैसे हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हमको हेल्थ सेक्टर में भी चेंज लाना पड़ेगा। क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड जो था हमारा चैलेंज वो था सेक्स रेशियो, यानी कि जेंडर इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी तो है हमारे पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दिया है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, टोटल पॉपुलेशन में से हमारी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 48.46% फीमेल है और 51.54% मेल है, और जो फीमेल का कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ही ज़्यादा है। If we view from this angle, female not only play a leading role as a human resource in India, but also in the world। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए females play important role। Now, बट ड्यू टू बायोलॉजिकल डिफरेंस एंड डिफरेंस इन अपब्रिंगिंग, बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है, सीधी सी बात है, और अपब्रिंगिंग यानी कि जिस तरीके से दोनों को, लड़का और लड़की को पाला पोसा जाता है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन होता है एक लड़के से और एक लड़की से वो भी अलग है, ठीक है। कल्चर पर्सपेक्टिव अलग है। पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। ऐसे तो इक्वालिटी हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात आती है तो दोनों के बात अलग हो जाते हैं, सोसाइटी, थोड़ा ट्रेडिशन, इन सब की वजह से। इवन टुडे इन मैनी फैमिलीज women are not engaged, are engaged only in household chores, cooking और bringing up children। आज भी काफ़ी सारी फैमिलीज में जो लेडीज़ हैं उनका काम है घर संभालना, बच्चों को संभालना, ठीक है। इनसे आगे अगर उनमें कोई टैलेंट है भी तो भी उनको सपोर्ट नहीं मिलता है आगे बढ़ने के लिए। Now they do not have any contribution in economic earning of a family या country, वो अपनी फैमिली की इकोनॉमिक अर्निंग में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। दे डू नॉट हैव एनी पावर टू टेक डिसीजन, क्योंकि इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है कि फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू को नेग्लेक्ट किया जाता है। सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, पूरे फैमिली का ध्यान रखते रखते खुद का ही ध्यान वो भूल जाती हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल राइट, और ऊपर से पैसे की बात करें तो वो भी अपने फैमिली पर डिपेंडेंट होती हैं। एजुकेशनल राइट्स उन पर
होता नहीं है, पढ़ना चाहती भी हैं तो घर वाले पढ़ने नहीं देते। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन देयर क्लोथ्स, फिर कहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, क्लोथ्स में, गेम्स में, फिर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, फिर फूड, हैंग आउट, एथिक्स, बिहेवियर, इन सब में डिफरेंस देखा जाता है। दे बिकम विक्टिम ऑफ, अब उनके जो प्रॉब्लम आती है क्या है, सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज, अब तो इलीगल है लेकिन स्टिल चाइल्ड मैरिज, फिर पर्दा सिस्टम, डाउरी यानी कि दहेज हो गया, एंड मैनी अदर सोशल इवल्स ड्यू टू लो लिटरेसी रेट। और ये सब ज़्यादातर वही गांव में होता है जहाँ पर लिटरेसी रेट कम होती है, ठीक है। ऐसे ही लोग ये सारे सोशल इवल्स करते हैं जो कि पढ़े लिखे कम होते हैं। दे आर फोर्स्ड टू बिकम विक्टिम ऑफ चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। अब चाइल्ड इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि पेट में ही बच्चे को मार देना, और इसमें पहले क्या होता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है कि लड़का है या लड़की, और अगर पता चला कि लड़की है तो उसको पेट में ही मार देते थे। तो दिस इज चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। लो रिस्पेक्ट, डिजायर टू हैव सन, हमेशा लड़की की इच्छा ज़्यादा रखना, फिर सोशल ट्रेडिशन एंड सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों की वजह से वुमेन को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। इनइक्वालिटी इज सीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड रिलीजियस फील्ड ऑल्सो। हर जगह आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, सोशल हो या पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो भी वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है। नंबर ऑफ वुमेन्स इन द इकोनॉमिक्स आर लेस देन एज कम्पेयर टू द मैन। सो इनइक्वालिटी इज सीन इन एवरी फील्ड टुडे। लेकिन वैसे अगर आज की बात करें तो ये चीज़ें सुधर रही हैं धीरे धीरे। जनरली ऑल दी स्टेट्स इन इंडिया हैव मेल डोमिनेंस इन हाई पोस्ट। ज़्यादातर आप हाई पोस्ट में मेल को ही देखोगे, और इसका रीज़न ये है क्योंकि मेल को हमेशा आज़ादी मिली है उनको जो करना है वो करने की। अगर फीमेल आगे पढ़ना चाहती है, किसी दूसरे शहर भी जाना चाहती है, तो भी उसको रोक दिया जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि ये हाई पोस्ट पे वो पहुंच नहीं सकती, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो वहाँ तक नहीं पहुंची। इसलिए मेल डोमिनेंस आपको दिखेगा हाई पोस्ट में, हाई इनकम में, मोर प्रॉफिट, मोर सैलरी इन इंडस्ट्री एज वेल एज जॉब्स। नाउ proportion of female members in parliament is hardly 12.2%. कितना है पार्लियामेंट में, सिर्फ 12.2%। ये निर्मला सीतारमन है, ठीक है, सुषमा स्वराज। लेस प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल इज देयर इन पार्लियामेंट, विधानसभा, सीनियर ऑफिसर, मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ कंपनीज, कमर्शियल एंड टेक्निकल फील्ड, इन सब में आपको ऐसा नहीं कि है नहीं, वुमेन है, लेकिन एज कम्पेयर टू मैन रेशियो कम है, वो बात हो रही है यहाँ पे। इवन डिस्क्रिमिनेशन इन अदर फील्ड इज क्लियरली एविडेंट, और हमको हर एक फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन क्लियरली दिखता है। फिर हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की, ये तीसरा हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है कि पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का जो सेंटर है वो वुमेन है, ओके। In any of developing country economic empowerment is the main aspect of women empowerment. अगर women independent हो जाए इकोनॉमिकली तो वहाँ से ही शुरुआत होती है women empowerment की। Economic freedom is essential, क्योंकि देखो जब तक किसी दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तब तक वो empower नहीं बन पाएंगे। So इसलिए economic freedom इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। If a woman is educated, अगर एक वुमेन एजुकेटेड होगी तो वो अपने बच्चे को एजुकेट करेगी, अपने घर को एजुकेट करेगी, और ऐसे ही करके पूरा नेशन एजुकेट हो जाएगा। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे नेशन के लिए। शी वुड एजुकेट अ हाउस, अ सोसाइटी एंड अल्टीमेटली एंटायर नेशन। आवर कंट्री हैज़ स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दिस फील्ड। तो अब क्या है कि इधर पे स्टेप लेना चालू हो गया है, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो आपको हाई पोस्ट में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, कई बार इन पोस्ट में फीमेल्स भी आई हैं। ऑफ डिफरेंट स्टेट विमेन आर एंगेज इन जॉब लाइक टैक्सी ड्राइवर से लेकर पायलट तक, आपको हर एक फील्ड में विमेन देखने को मिलेगी। वी हैव बीन वॉचिंग विमेन वर्किंग एज सोशल वर्कर भी हैं, फिर लिटरेचर, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, एजुकेटर, एक्टर ऑन टीवी एंड न्यूज चैनल्स, इन हर एक फील्ड में आपको वुमेन्स। और ऐसा नहीं है कि इन सब फील्ड में साइड रोल हो, नहीं, बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल है वुमेन का हर एक फील्ड में। यहाँ पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई हैं, इंदिरा गांधी, देन मिस वर्ल्ड, फिर कल्पना चावला, किरण बेदी, पहली आईपीएस ऑफिसर, विमेन फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, देन द्रौपदी मुर्मू, सुषमा स्वराज। तो ये है एग्जाम्पल विमेन एम्पावरमेंट के। फिर विमेन एम्पावरमेंट इज एक्सपांडेड फ्रॉम वर्किंग एज अ लेबरर टू वर्किंग इन बिजनेस। अब देखो लेबरर से लेकर एक पूरी बड़ी कंपनी की मालकिन भी विमेन आपको आज देखने को मिलेंगी। कम्युनिकेशन फील्ड हो या एनी अदर जॉब्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल प्रोग्राम। एजुकेशन बढ़ रहा है, अब उनको अपने मन की फील्ड चुनने का मौका मिल रहा है, ठीक है, और स्किल है, इस वजह से वो बड़ी बड़ी पोस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगी। स्टिल देयर आर लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी जितना होना
चाहिए उतना नहीं है, तो स्कोप हमारे पास अभी भी है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और भी सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनके लिए। So for extending it, we have to make a lot of efforts. Since 1980, many plans and programs related to women development in India have been implemented. तो 1980 से काफ़ी सारे plans और programs women empowerment के लिए गवर्नमेंट जो है वो implement करती जा रही है। क्या याद रखना है कि 1992 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन एस्टैब्लिश हुआ था। 1992 नेशनल कमीशन फॉर विमेन। फिर नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001 वाज सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी भी एस्टेब्लिश की 2001 में। क्लियर? और यहाँ पर है एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये सारी बिजनेस वुमेन है, आपने इनको शार्क टैंक में देखा होगा, है ना। ये कौन है? ये है नमिता थापर। किसकी सीईओ है? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की। फिर ये है सीईओ ऑफ मामा अर्थ, इनका नाम है गजल। और ये है विनीता, सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स। तो ये है बिजनेस वुमेन। और ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लड़कों की फेवरेट कार होती है जैसे कि थार हो गया, महिंद्रा एसयूवी, इन सब की जो डिज़ाइनर है वो एक लेडी है। इनका नाम क्या है? राम कृपा अनंथन। राम कृपा अनंथन। ओके, तो थार हो गया या एसयूवी हो गया, ये जो बॉयज़ की फेवरेट कार है, इनकी जो डिज़ाइनर है वो एक लेडी है जिनका नाम है राम कृपा अनंथन। क्लियर? तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, नाउ अब हम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी स्कीम्स वुमेन वेलफेयर के लिए चालू हुई हैं। सो दे हैव अंडरटेकन प्रोग्राम्स लाइक स्ट्रेंथ बिल्डिंग, एम्प्लॉयमेंट, फिर इनकम जनरेशन, वेलफेयर एंड सपोर्टिव सर्विसेज एंड जेंडर सैनिटेशन। ओके, ये पूरा 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कैसे याद रखना है? देखो, यूनाइटेड नेशन ने 1975 में क्या डिक्लेयर किया? वुमेन्स ईयर। तो याद रखना 1975 जो है वो वुमेन्स ईयर था। अब वुमेन डिकेड की बात करेंगे। डिकेड यानी कि 10 साल का पीरियड होता है, तो 1975 से ही 10 साल ले लो 1985 तक। तो 1975 वुमेन्स ईयर, 1975 to 85 वुमेन्स डिकेड। नाउ वुमेन एम्पावरमेंट ईयर कौन सा है? याद रखना वुमेन्स ईयर 1975, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट ईयर है 2002। Now, an act has been amended to give them equal rights in family property also. Otherwise क्या होता था कि फैमिली प्रॉपर्टी पे हक सिर्फ लड़के का होता था। अब ऐसा नहीं है, भाई बहन है तो वो दोनों में ही इक्वली बटेगी। देन स्टेप्स टेकिंग टू स्टॉप वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, रोकने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए? तो वुमेन सिक्योरिटी के लिए ये नंबर याद रखना 181। अभयम वुमेन हेल्पलाइन, क्या नाम है? अभयम वुमेन हेल्पलाइन हैज़ बीन स्टार्टेड इन गुजरात फॉर हेल्पिंग वुमेन सफरिंग फ्रॉम। अब किसी भी तरह का अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है कभी भी, जैसे कि वायलेंस हो गया, दे मे ऑल्सो इवन गेट गाइडेंस फॉर देयर प्रोग्रेस जस्ट बाय मेकिंग अ कॉल। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए तो अगर सिर्फ एक नंबर पे कॉल लगा देंगे तो उनको सारी हेल्प मिल जाएगी। 181। वुमेन कोर्ट सेटअप किए गए हैं सो दैट पुअर वुमेन गेट जस्टिस इजीली। और वेलफेयर सेंटर हैव बीन सेटअप टू सॉल्व सोशल, लीगल, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन। ठीक है। देन गवर्नमेंट हैज बिकम अ विजिलेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वुमेन अगेंस्ट। विजिलेंट यानी कि अब गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चालू किए हैं। अगर किसी भी वुमेन के खिलाफ क्या हो रहा है, फिजिकल टॉर्चर है या मेंटल या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन अगर है तो गवर्नमेंट इज नाउ टेकिंग स्ट्रिक्ट स्टेप अगेंस्ट दैम। ओके, नाउ अब ये जो स्कीम्स है 3 मार्क्स में पूछ ली जाएगी। अदरवाइज इस स्कीम के मैच द फॉलोइंग में आपको 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। सो वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट, ये जो स्कीम हम पढ़ रहे हैं ये गुजरात गवर्नमेंट की है फॉर प्रोवाइडिंग इक्वालिटी टू वुमेन। सबसे पहले तो इन्होंने 3 एस्पेक्ट बताए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। क्या है वो? देखो, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले एजुकेशनल एम्पावरमेंट, दूसरा वुमेन हेल्थ और तीसरा वुमेन सेफ्टी। पहले तो ये 3 चीजें अगर हम वुमेन को प्रोवाइड करेंगे उसके बाद जाके हम आगे बात करेंगे। तो ये है बेसिक नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। पहला है एजुकेशन, फिर वुमेन की हेल्थ और तीसरा उनकी सेफ्टी। फॉर अपलिफ्टिंग वुमेन ऑफ पुअर एंड कॉमन फैमिलीज एंड वुमेन ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज हो गया, पुअर फैमिली की वुमेन्स हो गई या मिडिल क्लास वुमेन्स, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए ये 3 एक्सपेक्ट गवर्नमेंट ने बताए हैं। अब कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने अपने बजट में लेकर आई वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गुजरात ने सेटअप किया कब? 2001, इतना याद रखना है। ओके, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गुजरात गवर्नमेंट ने 2001 में सेटअप किया था। नाउ वन बाय वन स्कीम्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं। गर्ल्स एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी एंड गर्ल एजुकेशन चैरियट फेस्टिवल, एक रथ घुमाया जाता था जिसमें गर्ल एजुकेशन की थीम होती थी ताकि गर्ल एजुकेशन को एनकरेजमेंट मिले इस तरीके से, है ना। तो जिससे क्या हुआ, 100% एडमिशन हमको देखने को मिला और वुमेन लिटरेसी भी बढ़ा है। दूसरा क्या है, गर्ल चाइल्ड इन द विलेजेस हैविंग लेस देन, ऐसे विलेजेस जहां पर लेस देन 35% वुमेन लिटरेसी है उधर, या ऐसी फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती हैं अर्बन एरियाज में, उनको विद्या लक्ष्मी बॉन्ड दिया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल। तो आपको याद क्या रखना है कि विद्या लक्ष्मी बॉन्ड किस लिए है, ये एडमिशन प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लेते टाइम उनको दिया जाता है, स्कॉलरशिप जैसा है विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। किनको? ऐसे गांव जहां पर विमेन लिटरेसी 35% से कम है, या तो ऐसी फैमिलीज अर्बन एरियाज की जो बीपीएल में रहती हैं। डन है सेकंड वाला, तो विद्या लक्ष्मी बॉन्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। फिर तीसरा है सरस्वती साधना योजना। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये किस लिए है, तो सरस्वती साधना योजना, इसमें क्या है कि 1,50,000 गर्ल्स हैव बीन गिवन साइकिल्स फ्री ऑफ कॉस्ट। गर्ल्स गोइंग आउट ऑफ विलेज टू स्टडी आर गिवन फैसिलिटी टू ट्रैवल फ्री इन एसटी बस। और अगर गांव के बाहर जा रही है तो एसटी बस में उनका फ्री ट्रैवल होगा, और अगर गांव में ही स्कूल है तो उनको साइकिल्स दी गई हैं ताकि वो स्कूल जा सके। कितने? 1,50,000 गर्ल्स को। तो ये साधना योजना में साइकिल आ जाएगी। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में पूछेगा। फिर दूसरा है सबला योजना, ट्रू और फॉल्स भी आता है। हाँ, जैसे सबला योजना की जगह साधना लिखा होगा, पूरा स्टेटमेंट सेम होगा, तो इसलिए याद रखना है। सबला योजना में क्या किया गया है? प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड टू एडोलेसेंट गर्ल्स एंड टू डेवलप देयर स्किल। ठीक है, जो छोटी बच्चियां हैं उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना और उनकी स्किल डेवलप करना, ये किस में आता है? सबला योजना, न्यूट्रिशनल फूड सबला योजना। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि 33% रिजर्वेशन रहेगा वुमेन का गवर्नमेंट में, ठीक है, इनकी स्टेट गवर्नमेंट में। और अगर हम लोकल या सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे रिजर्वेशन 33 था, उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। फिर राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना, तो ये पेंशन से रिलेटेड है, टू प्रोवाइड पेंशन। स्वावलंबन योजना पेंशन से रिलेटेड है। पॉलिटेरियंस एंड डेस्टिट्यूट ओल्ड पीपल, तो वुमेन के लिए है ही, लेकिन उसके अलावा जो डेस्टिट्यूट यानी कि गरीब ओल्ड पीपल हैं, उनको भी लेटर हाफ ऑफ देयर लाइफ, जब वो किसी काम करने लायक नहीं रहते हैं, उस टाइम पे लाइफ के उस फेज में उनको पेंशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ किया है। इसके अलावा डेस्टिट्यूट विडोज ओके आर गिवन इकोनॉमिक हेल्प सो दैट दे आर नॉट फोर्स्ड टू लीड पुअर लाइफ। अब विडो है यानी कि वो अगर कुछ काम नहीं करेंगी तो कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो उनको भी पेंशन के थ्रू हेल्प करना। ओके, ये किसमें आता है? राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना। फिर है मिशन मंगलम योजना, ये भी गुजरात गवर्नमेंट की है। इसमें सखी मंडल के थ्रू वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाया जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। इकोनॉमिक हेल्प दी जाती है, अगर वो कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहे तो कर सकती है। मिशन मंगलम योजना। फिर वुमेन हेल्थ के लिए ई ममता कार्ड को इशू किया गया है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन को रजिस्टर किया जाता है और उनको ममता कार्ड दे दिया जाता है, सो दैट डेथ एट द टाइम ऑफ मैटरनिटी में बी कंट्रोल। जब बच्चा डिलीवर होता है उस टाइम पे काफ़ी सारे केसेस देखे गए हैं कि मदर की डेथ हो जाती है, तो वो मैटरनिटी के टाइम पर मदर की डेथ को कंट्रोल करना और चाइल्ड का भी ख्याल रखना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू, ये ई ममता प्रोग्राम में कवर्ड है। फिर एबॉलिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सेव गर्ल चाइल्ड, क्या स्लोगन था इसका? बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम हैज गिवन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। और इससे लोगों में एक एनकरेजमेंट आया कि हाँ, हमको हमारी बच्चियों को भी पढ़ने के लिए भेजना है, तो कंट्रीब्यूशन है इसका वुमेन एम्पावरमेंट में। ये ना इसका लोगो था बेटी बचाओ सेव द गर्ल चाइल्ड का, और ये ममता कार्ड। नाउ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, लेबोरेटरी टेस्ट या ऑपरेशन फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये किसके अंडर कवर है? चिरंजीवी योजना। तो याद रखना, ममता कार्ड सबके लिए, ई ममता प्रोग्राम, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ST SC वुमेन के लिए स्पेसिफिक, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सा प्रोग्राम है? तो चिरंजीवी योजना। नाउ बस ये सारी स्कीम्स है, ये आपको सारी याद रखनी है, ठीक है। 10 से स्टार्ट होती है। चैरियट फेस्टिवल हो गया,
विद्या लक्ष्मी बॉन्ड, सरस्वती साधना योजना, सबला योजना, देन रिजर्वेशन, राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना, मिशन मंगलम, ई ममता कार्ड, सेव गर्ल चाइल्ड और लास्ट में चिरंजीवी योजना। क्लियर है? चलो, नाउ वेरियस स्कीम हैव बीन स्टार्टेड फॉर वुमेन वेलफेयर बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात। तो इन्होंने काफी सारी स्कीम्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चालू की है। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, वी टेक अ डीप लुक इनटू अवर स्ट्रीट्स एंड विलेजेस, अब थोड़ा सा सच्चाई की तरफ जाएंगे तो वी फाइंड दैट प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसलिए उनके जो बच्चे हैं वो अंडरवेट पैदा हो रहे हैं। दे आर मतलब चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार। फिर चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू आंगनवाड़ी और स्कूल। आंगनवाड़ी एक संस्था है जो गांव में होती है, जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनको मिड डे मील भी मिलता है वहीं पर। फिर चिल्ड्रन स्टडिंग इन स्कूल में नॉट बी एबल टू रीड और राइट, बस नाम के लिए स्कूल जा रहे हैं, पढ़ना लिखना उनको नहीं आ रहा है। स्टडीज अबेंडेंट मिडवे, बीच में ही उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और कुछ काम धंधे में लगा दिया जाता है। डॉटर्स आर नॉट सेंट फॉर हायर स्टडीज, गांव में जहां तक पढ़ाई हो सकती है करो, उसके बाद बाहर नहीं जाना है, तो उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती। यूथ में नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, क्यों? क्योंकि सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल चीज आती ही नहीं है, स्किल्स नहीं है। समबडी में डाई बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, समबडी इज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीजेस, कोई एक्सीडेंट से मर जा रहा है, कोई को बीमारी है उससे डेथ हो जा रही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हमको ये दिखाता है कि इंडिया को अभी भी काफी सारा ह्यूमन डेवलपमेंट में काम करना बाकी है। ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और देखो, अगर ये चीज ज्यादा होंगी ना तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो उतना ही नीचे चला जाएगा। दस, इफ नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बिकम एक्टिव इन द डायरेक्शन, देन ओनली वी विल एबल टू कम्पीट विद द नेशन। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर चीजें छोड़ दोगे तो फिर नहीं होने वाला, हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूशन, हमारा भी साथ गवर्नमेंट को चाहिए। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, लेकिन अगर सिटीजन्स भी इस डायरेक्शन में काम करें तो हम दूसरे नेशन के साथ कंपीट कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 19 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।